हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो कि डीएसएसबी के जुलाई और अगस्त के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, देखो एक बार हम जो है जुलाई के क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी जो है हम वापस से जुलाई के कर रहे हैं क्योंकि कुछ और सब्जेक्ट्स की आंसर की जो है डीएसएसबी के द्वारा डाली गई है, तो उनको भी देखेंगे। अभी आप अगर ये पेपर देखेंगे तो अगस्त का ये पेपर है और डीएसएसबी के जो जुलाई के 22, 23, 24 को जो भी पेपर हुए थे वो भी जो है उनकी आंसर की भी जो है डीएसएसबी के द्वारा डाली गई, तो वो क्वेश्चंस भी जो है हम इसमें देखने वाले हैं सारे। ठीक है, और ये सारे जितने पेपर हुए हैं ये डीएसएसबी की तरफ से जुलाई में या अगस्त में वो पीजीटी के हैं और आज जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं ना जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो भी पीजीटी का ही रहने वाला है। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रणकपुर जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रणकपुर जैन मंदिर, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, किस जिले में है पूछा जा सकता है, तो रणकपुर जो है राजस्थान के पाली जिले में जो है स्थित है। और किस नदी के किनारे है, तो मगही नदी के किनारे जो है ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत उन महान आदर्शों को संजोने और उनका पालन करने का उल्लेख किया गया है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 51A में। ठीक है, देखो भाग 4A में किसके बारे में बताया गया है? मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के का जो भी वो है ये किसमें है? भाग 4A में है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत में 44वें संशोधन के तहत जो था 44th जो भी अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा जो था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 4A में जो था भाग 4A में जो था जोड़ा गया था। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग इसमें आते हैं। जैसे अगर मैं देखूं आर्टिकल 51A में क्या है? 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको जो है सूचीबद्ध किया गया है। और 51A का ही पार्ट बी है। 51A का ही पार्ट बी है जिसमें जो है हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह उन महान आदर्शों को संजोए और उनका पालन करे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया है। ये 51A के बी में है, यानी कि एक तरीके की उपधारा है ये। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा 51AB जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 42 अमेंडमेंट था। 44 से तो संपत्ति का अधिकार था। 42 अमेंडमेंट है। 42 अमेंडमेंट हुआ कब था ये क्वेश्चन आ जाता है, तो 1976 में हुआ था। और 42 जो अमेंडमेंट है इसी को और क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, जो प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे वो भी जो थे इसी संशोधन के तहत जो थे जोड़े गए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उद्देश्यों के बारे में कौन सा कथन गलत है? संस्थान का उद्देश्य हिंदी साहित्य का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करना है, तो ये सही हो जाएगा। संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है और डिप्लोमा प्रदान करता है, ये भी सही है। संस्थान अपने उद्देश्यों के अनुसार पत्र पत्रिकाएं जो है वो जो है प्रकाशित करता है। ओके, जो गलत है वो है संस्थान हिंदी को अखिल भारतीय भाषा के रूप में विकसित करने के लिए कार्य करता है, तो ये वाला जो होगा वो गलत हो जाएगा। देखिए केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल का उद्देश्य अगर हम देखें तो वो क्या है? हिंदी को जो है बढ़ावा देना है। हिंदी में जो भी शिक्षण है या शोध है उसको बढ़ावा देना है। शिक्षण को, प्रशिक्षण को, ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसे अखिल भारतीय भाषा के रूप में विकसित करने के लिए कार्य करता है, ये जो है गलत हो जाएगा। ऐसा कोई जो है उद्देश्य इसका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। राजगृह जिसे और किस नाम से जाना जाता था? गिरिवर्ज के नाम से जो था जाना जाता था। ठीक है, राजगृह जो थी ये मगध की क्या थी? प्राचीन राजधानी थी, यानी कि बिंबिसार और इसके टाइम पे, अजातशत्रु के टाइम पे। और राजगृह का ही प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो गिरिवज्र हो जाएगा। ओके,
एक क्वेश्चन हो रहा है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। हर्यक वंश की जो स्थापना की थी वो बिंबिसार ने की थी। और अजातशत्रु कौन था? ये बिंबिसार का पुत्र था, जिस अजातशत्रु ने जो है बिंबिसार को मारकर जो था ये गद्दी पर जो था बैठा था। ठीक है, तो राजगृह जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो बात हो रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, उसमें ठीक है, क्या ऋण होता है? नो। निर्भरता नहीं, जनसंख्या नहीं, ग्रामीण अवसंरचना। ठीक है, ग्रामीण अवसंरचना जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जो है हो जाएगा। ठीक है, अवसंरचना का मतलब क्या है यहाँ पे? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ग्रामीण जो भी अर्थव्यवस्था उसको क्या बढ़ा सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होगी, इरिगेशन हो गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, ये सब जो है उसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि करेंगे। ठीक है, डेबिट यानी कि ऋण कोई वो नहीं करेगा, डिपेंडेंसी नहीं उसको क्या करेगी, अर्थव्यवस्था में कोई वृद्धि नहीं होगी। और ना ही जनसंख्या काम करेगा क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने बता दिया कि हम अगर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसको इम्प्रूव करेंगे, जैसे रोड बनाना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देना। आप सभी को पता है जैसे पहले बहुत कम बिजली आती थी गाँव में, और अभी आप देखेंगे तो 24-24 घंटे भी जो है बिजली रहती है। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये क्या करेंगी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाएंगी। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, महिला प्रीमियर लीग 2025 सीजन निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है। तो 2025 का जो महिला प्रीमियर लीग है ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से जो है मुंबई ने हराया है दिल्ली कैपिटल को हराकर, और दूसरी बार जो है ये अब खिताब जो है अपने नाम किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल के दौरान कारवा व्यापारियों को किस शब्द से संदर्भित किया जाता था। जो कारवा व्यापारी होते थे उनको क्या जो है बोला जाता था? वेट एक मिनट, तो उनको क्या बोला जाता है ये पूछा गया है। तो सार्थवाह जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, कारवा क्या होता है? जो अपने यहाँ सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर उसे बेचने के लिए जाते थे, उसको कारवा बोला जाता था। और उन्हीं कारवा व्यापारियों को क्या कहते थे? सार्थवाह जो था कहा जाता था। ओके, श्रेष्ठी क्या होते थे? जो बैंकर और साहूकार के रूप में, जो बैंकर या साहूकार के रूप में जो काम करते थे ना इस काल में, उनको क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे? श्रेष्ठी जो था उनको बोला जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 139 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियां प्रदान करने वाला। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने की जो शक्ति है वो अगर आप एक देखेंगे, एक तो मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल 32 है उसमें है, और एक 139 में है। ठीक है, तो दोनों जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे, 32 भी और 139 भी। तो ये हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे केवल। अगला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? AITUC का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 में, 1920 में जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, डेट पूछे जाए तो 31 अक्टूबर, ऑल इंडिया ट्रेन। ओके, 31 अक्टूबर। ओके, अब इसका पूछा जाता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? तो लाला लाजपत राय थे। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? AITUC की मुंबई में हुई थी। ठीक है, भारत का सबसे पुराना जो ट्रेड यूनियन फेडरेशन है वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ही है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 2025 में अपनी आइडियाज फॉर लाइफ पहल के तहत 1384 प्रविष्टियों के 10 राष्ट्रव्यापी पूल में से कितने नवीन और संधारणीय समाधानों को मान्यता दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21। 21 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को संसूचना के संबंध में प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है? ओके, प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है? तो संघीय प्रशासन और विधान संबंधी मामलों की सूचना देना।
ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। मानव शरीर का कौन सा अंग ध्वनि उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? क्या पूछा है? ध्वनि उत्पादन के लिए जो उत्तरदायी है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को जो है और क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो वोकल कॉर्ड्स होती है ना, उससे जो साउंड है, कंपन है, कंपन की जो ध्वनि है वो जो है उत्पन्न होती है वोकल कॉर्ड से। ठीक है, और वॉइस बॉक्स भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेक्रोइड का उदाहरण है? पॉलीसेक्रोइड का एग्जाम्पल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, स्टार्च जो है बिल्कुल यहाँ पे पॉलीसेक्रोइड का एक उदाहरण होगा। ठीक, ओके, एक और क्वेश्चन इसी में पॉलीसेक्रोइड में पूछा जाता है। अगर हम पॉलीसेक्रोइड में अगर हम देखें, देखो यहाँ पे तो स्टार्च हो गया, एक पूछा जाता है मतलब कौन सा पॉलीसेक्रोइड है जो पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है? जो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है वो कौन सा होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण करने के लिए सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज। और जो जानवरों में ऊर्जा का भंडारण करता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो जानवरों में ऊर्जा का भंडारण करे, स्टोर करे यानी कि एनर्जी को, उसको ग्लाइकोजन बोलेंगे। जो कोशिका भित्ति का, सेल वॉल का निर्माण करे उसको सेल वॉल मतलब सेल वॉल का जो निर्माण है किससे होता है? सेलुलोज से होता है। ठीक है, तो ये भी पॉलीसेक्रोइड के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, देखो क्या क्या है इसमें। स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण शामिल है इसमें, गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना शामिल है, अवसंरचना जो है इसमें शामिल है। जो शामिल नहीं है वो स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं जो है वो शामिल नहीं होंगी। ठीक है, ओके, एक और चीज़ आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पे है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना। इसका जो मेन मोटिव था वो उसको ग्रामीण जो गरीबी क्षेत्र थे उनमें जो है उनको सशक्त करना था। ठीक है, शहरी गरीबी उन्मूलन इसमें शामिल नहीं था क्योंकि ये सिर्फ ग्राम के लिए था, ग्राम स्वरोजगार योजना है, तो इसमें शहरी गरीबी उन्मूलन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ना ही इसमें स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं हैं वो शामिल है। ठीक, चलिए अगला देखिए। How many people across the country will be covered for the collection, storage and analysis of lifestyle, clinical and genetical data under India's National Biobank launched in July 2025? मतलब कितने लोगों को जो है इसमें शामिल किया गया है ये पूछा है। जो बायो बैंक है और ये फेनोम इंडिया परियोजना जो है उसके तहत जो थे भारत में बायो बैंक के से जो डाटा एकत्रित हुआ है वो कितने लोगों का हुआ है ये पूछा गया है इसमें। ठीक, इसमें सारी चीज़ें शामिल थी, उनके लाइफस्टाइल हो गया, क्लिनिकल और जेनेटिकल डाटा हो गया। ठीक, तो नेशनल बायो बैंक में कितने लोगों का जो है डाटा फीड किया गया है? तो 10,000 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? प्रायद्वीपीय अपवाह अगर आप देखेंगे जो नीचे की तरफ जो इस वाले एरिया में बहती हैं उनको जो है बोला गया है। तो महानदी, तुंगभद्रा और कावेरी ये जो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। जो नहीं है वो है गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी जो है यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गंडक नदी अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये प्रायद्वीपीय भारत की जो है नदियां हैं तीनों, महानदी, तुंगभद्रा और कावेरी, और गंडक नदी जो है ये हिमालय से निकलती है और गंगा नदी का जो है एक हिस्सा है, गंगा नदी की सहायक नदी कह सकते हैं। तो एक तरीके की हिमालय नदी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का एक क्षेत्रीय केंद्र ओडिशा के डैश में है? तो ये ओडिशा के भुवनेश्वर में है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। ठीक है, भुवनेश्वर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है?
सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। और पहले इसी राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता था? हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। यानी कि जब इसकी स्थापना हुई 1936 में, इसको हेली नेशनल पार्क जो था कहा जाता था। ठीक है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। नैनीताल जिले और पौड़ी गढ़वाल में जो है ये स्थित है। ठीक है, किस लिए है? मतलब इसमें अगर आप देखेंगे ना, जिम कॉर्बेट, अब जो है इसको जिम कॉर्बेट बोला जाता है। और इसमें जो है ना, जो लुप्त हो गए हैं बंगाल बाघ, बंगाल टाइगर, उनकी जो है सुरक्षा के लिए जो है इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो एशियाई हाथी किस लिए फेमस है? ये एशियाई हाथी और रॉयल बंगाल टाइगर जो है यहाँ के प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी भी उत्तराखंड में ही हो जाएगा। सुंदरवन अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। रणथंबोर जो है ये कहाँ पे है? राजस्थान में। रणथंबोर जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में है। ठीक है, नंदा देवी मैंने आपको बता दिया उत्तराखंड में है, और सुंदरवन अगर आप देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? ओल्डेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है बताना है, तो वो हो जाएगा IFCI, IFCY। सबसे पुराना वित्त संस्थान, विकास वित्त संस्थान कौन सा है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ठीक है, जिसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। IFCI की जो स्थापना है वो हुई थी 1948 में। ठीक है, एक्सिम बैंक की जो स्थापना हुई वो 1982 में हुई थी। नाबार्ड की अगर हम देखें तो पूछा जाता है, नाबार्ड अगर हम आप देखेंगे तो ये एक रूरल डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि ग्रामीण विकास बैंक है। ठीक है, तो इसकी स्थापना पूछी जाती है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और UTI की अगर आप बात करेंगे, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो सबसे पुराना IFCI हो जाएगा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे कथन गलत है वो पूछा गया है। ठीक है, वसंत पंचमी के बारे में जो कथन गलत है, यह त्योहार हिंदू महामाघ के 5वें दिन पड़ता है, तो बिल्कुल सही है, यह कथन सही है। ओके, बसंत पंचमी जो है ये माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो है मनाई जाती है, तो हिंदू महामाघ जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। यह त्योहार देवी सरस्वती की पूजा को समर्पित है, तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। बसंत पंचमी की अगर हम बात करें तो ये सरस्वती देवी, जिसको सरस्वती की अगर आप बात करेंगे तो ज्ञान और कला की देवी किसको माना जाता है? सरस्वती जी को माना जाता है, तो उससे समर्पित है, तो बिल्कुल सही है। बसंत पंचमी 2025 15 अप्रैल को मनाई गई थी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बसंत पंचमी किस में आती है? जनवरी या फरवरी के मंथ में आती है ना, तो 15 अप्रैल 2025 को बसंत पंचमी नहीं थी, तो ये गलत है। बसंत पंचमी वसंत ऋतु के पहले दिन मनाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन, जो बसंत ऋतु का आगमन है उसी का प्रतीक माना जाता है बसंत पंचमी को। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट सही है और ये वाला जो है गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ड्यूरिंग द गुप्ता इरा हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन्ड दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन? यानी कि गुप्तों के शासन काल में किसने जो है ये एक्सप्लेन किया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट किसके शासनकाल में थे? गुप्त एरा में थे, गुप्त काल के में जो है ये प्रमुख भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री माने गए हैं आर्यभट्ट। और इन्होंने ही जो है ये बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, और आप सभी को पता है भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को ही कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो गुप्त काल याद रखिएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी को जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को बिना मुकदमाई चलाए हिरासत में लिया ताकि उसे मुकदमे के लिए न्यायालय में पेश किया जा सके? किसी प्राधिकारी को जारी की जाती है, तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, ये मतलब उस अधिकारी को जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को जो है क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है बिना किसी उसके, तो उस व्यक्ति को जो है न्यायालय के समक्ष जो है पेश करना जरूरी होता है। तो जिसने उसे अरेस्ट किया है उस अधिकारी को जो है ये जारी की जाती है। ठीक है, जिसने किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में लिया है। ओके, ठीक, चलिए वेट, नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडिया experience some rainfall during the cold weather season due to north east trade winds? देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भारत के किस भाग में पूर्वोत्तर व्यापारिक हवाओं के कारण ठंड के मौसम में भी वर्षा होती है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड यानी कि पूर्व उत्तर हवाओं के कारण जो है ठंड होती है। ठीक है, तो किस भाग में होती है पूर्व उत्तर हवाओं के कारण? तो वो हो जाएगी तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु तट पर। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने शक युग की शुरुआत की थी? शक संवत आपको पता होगा, तो शक युग की शुरुआत की थी कनिष्क प्रथम ने। ठीक है, और कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं कनिष्क। और ये जो शक युग है ये किस उससे माना जाता है? 78 ईस्वी से, 78 ईस्वी में। ठीक है, इसी को जो है 78 ईस्वी को ही शक संवत की शुरुआत जो है मानी जाती है। ओके, और शक संवत ही है जिसको भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जो है अपनाया गया है। मतलब जो हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो किस पर बेस्ड है? शक संवत पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। A person who hold or who has held office as president shall subject to other provision of this constitution be eligible for re-election to that office. Which article of the Indian Constitution is related to that provision? Okay. देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति की पुनर्निर्वाचन हेतु जो पात्रता है उससे संबंधित है। यानी कि जो री इलेक्शन की बात है किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, वो किस आर्टिकल में है? ठीक है, तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का जो भी वो है वो आर्टिकल 57 में है। ठीक है, आर्टिकल 59 जो है राष्ट्रपति की जो पद की शर्तें हैं उससे संबंधित है। 58 में निर्वाचन की जो योग्यताएं हैं उनसे संबंधित है, और 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट विच वन इंक्लूड्स क्लैडोफोरा एंड यूलोथ्रिक्स? तो कौन सा जो है वर्ग है जो इनको जो है इंक्लूड करता है? किसको? क्लैडोफोरा और यूलोथ्रिक्स को। जो किसको इंक्लूड कर रहा है? क्लैडोफोरा और यूलोथ्रिक्स को। तो कौन सा हो जाएगा? थैलोफाइटा। ठीक है, देखो क्लैडोफोरा और यूलोथ्रिक्स ये क्या होते हैं? हरे शैवाल के टाइप होते हैं, ग्रीन जो एल्गाए होते हैं ना उसके टाइप होते हैं ये। ठीक है, तो जो शैवाल होते हैं उसको किस कैटेगरी में डाला जाता है? थैलोफाइटा में। तो इसीलिए राइट आंसर यहाँ पे थैलोफाइटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। तो थर्ड ऑप्शन जो है सैयद अहमद खां बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना पूछी जाती है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, तो वो भी सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी? 1875 में की थी। ठीक है, इसी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाद में क्या नाम दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जो था ये जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्रेस्टिजियस कैनेडियन यूनिवर्सिटी डिड डॉक्टर
Soumya Swaminathan, whose prior chief scientist, received an honorary degree during the spring 2024 convocation ceremonies. मतलब कौन सी कैनेडियन यूनिवर्सिटी है जिसने डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को कनाडाई विश्वविद्यालय से जो है एक मानद उपाधि जो है प्रदान की है, तो वो हो जाएगी मैकगिल यूनिवर्सिटी। कहाँ की है ये? कैनेडियन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु कैप्टन द इंडियन हॉकी टीम इन द पेरिस ओलंपिक 2024? 2024 के जो पेरिस ओलंपिक हुए उसमें हॉकी टीम का जो कैप्टन था वो कौन था? तो वो थे हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, और और पेरिस ओलंपिक में आप सभी को पता होगा कौन सा पदक जीता गया है? कांस्य पदक जीता गया है। मतलब हॉकी टीम ने कांस्य पदक जो है जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, Which scheme launched by Government of India in 2000 aims to provide connectivity to unconnected habitation as part of poverty reduction strategy? तो किस उसमें है ये? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार द्वारा ये 2000 में जो थी शुरू की गई थी योजना, जिसका जो मेन मोटिव था वो गरीबी कम करना था। ठीक है, और जो भी बस्तियां थी उनसे संपर्क करना था, यानी कि उनको जोड़ना था। तो वो किसके तहत जोड़ सकते थे? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है? हिंदी भाषा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद जो दूसरी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है बंगाली, और मराठी तीसरे नंबर पर है। दूसरे पर बंगाली है और तीसरे नंबर पर मराठी है, ये आपको याद रखना है। ठीक, हिंदी को बोलने वाले जो लोग हैं वो कुल जनसंख्या का 43.63% है, और बंगाली को बोलने वाले 8.03% है, और मराठी बोलने वाले 6.86% है। ठीक, तो याद रखिएगा डाटा। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया? जो नेशनल फेस्टिवल नहीं है, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे है, जो नहीं है नेशनल फेस्टिवल वो है अम्बेडकर जयंती। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्वों में इसको शामिल नहीं किया गया, एक महत्वपूर्ण दिन जरूर है ये, बट इसको राष्ट्रीय पर्वों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑफ, जो भारत की जलवायु है वो कैसी है? तो राइट आंसर हो जाएगी ट्रॉपिकल मानसून टाइप। ठीक है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप जो है भारत की जलवायु, अगर इसी को बोले तो क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है भारत की। ठीक है, ओके, इससे क्या पता चलता है कि अलग अलग अगर आप देखेंगे तो भारत में अलग अलग जो है मौसम होता है, मानसूनी हवाओं से जो है अत्यधिक प्रभाव जो है अलग अलग मौसम पर जो है पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज मेक्स डो राइस दैट गिव्स द ब्रेड ए लाइट एंड स्पॉन्जी टेक्सचर? ओके, डो को जो है वो एक स्पॉन्जी टेक्सचर मिलता है, किस गैस के कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसको अपॉइंटमेंट किया जाता है? किसका मतलब किसको अपॉइंट किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को क्या बोलेंगे? महालेखा एंड नियंत्रक परीक्षक हिंदी में। ठीक है, इसको अपॉइंट करने का काम किसका होता है? भारत के राष्ट्रपति का जो है होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक, और किस उसमें है? आर्टिकल 148 में। नेक्स्ट देखिए, कौन सा इस्लामी त्योहार इब्राहिम द्वारा अपने बेटे की कुर्बानी देने के अल्लाह के आदेश पालन करने की इच्छा के सम्मान में मनाया जाता है? तो ईद उल उजहा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी डज मनी नॉट प्ले एनी रोल? किस तरीके की इकोनॉमी में मनी जो है
कोई रोल प्ले नहीं करती है। तो इकोनॉमी विद ओनली वन इंडिविजुअल, ठीक है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड ए US $100 million प्रोजेक्ट टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन एंड यूथ इन सिक्किम? तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट कब हो रहा है? 2002 में। इंसर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर? तो ये कंपल्सरी किया गया था आर्टिकल 21A में, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य। An economy where all transactions are performed by electronic means of money is known as cashless economy, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? कैशलेस इकोनॉमी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज इज एंडेमिक टू द फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज? तो रोडोडेंड्रोन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो क्या पूछा गया है, प्लांट स्पीसीज पूछे है कि कौन सी प्लांट स्पीसीज है, यानी कि पौधों की जो प्रजाति है वो किसमें? नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में, पूर्वोत्तर जो हिमालय है उनके जंगलों में जो है पाई जाती है। तो कौन सी प्रजाति है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयों में पाई जाती है? तो वो हो जाएगी रोडोडेंड्रोन, ठीक है। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो है पाया जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्टर्न में। अगर आप सुंदर ट्री की बात करेंगे तो कहाँ पे होता है ये? मैंग्रोव वनों में। ये कहाँ पे है? गंगा डेल्टा। मैंग्रोव वन यहाँ पे इधर पश्चिम बंगाल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो गंगा डेल्टा में जो है ये पाए जाते हैं। सैंडलवुड को हिंदी में देखें तो आप चंदन की बात हो रही है यहाँ पे। ये कहाँ पे पाया जाता है? शुष्क पर्णपाती जंगलों में जो है ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये भारत के जो पूर्वी घाट हैं यहाँ पे, ये वाला नीचे वाला एरिया। अब बात हो रही है यहाँ की, उत्तर पूर्वी की, ठीक है। तो यहाँ पे रोडोडेंड्रोन रहेगा। सुंदर ट्री यहाँ पे आ जाएगा, इधर पश्चिम बंगाल वाले एरिया में। और यहाँ पे जो सैंडलवुड है, चंदन है, ये इधर मिलेगा। पुष्पा आप सभी ने देखी होगी, तो उसमें चंदन का ही था, ठीक है। तो वो वाला एरिया जो है इधर आ जाएगा नीचे पूर्वी घाट में। चलो आगे उसके बाद बात करेंगे तो महोगनी जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। हिमालय में नहीं होता है ये, तो महोगनी भी इसका नहीं होगा राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड कब जो था, लॉन्च हुआ था? क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? प्रोजेक्ट एलिफेंट ही याद रखो, हाथी से रिलेटेड था, हाथी उनके आवास और उनके गलियारों की रक्षा करने से रिलेटेड। तो ये 1992 में जो था इसको शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लोकल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका? इनमें से कौन सा लोकल फेस्टिवल है जो कि कर्नाटका में जो है क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो हो जाएगा मैसूर दशहरा, ठीक है। देखो बैसाखी नहीं होता है, बैसाखी अगर आप देखेंगे तो एक तरीके का हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट होता है, अगर आप बात करेंगे तो पंजाब में, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तीज अगर हम देखेंगे तो देखो इधर राजस्थान वाला, यूपी वाला एरिया, मध्य प्रदेश, तो ये भी नॉर्थ इंडिया में ही जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ओणम की अगर हम बात करेंगे तो ये केरला का त्यौहार है। तो बचा क्या? मैसूर दशहरा। तो मैसूर दशहरा जो है ये कर्नाटका में जो है होता है सेलिब्रेट, क्योंकि देखो मैसूर जगह भी कहाँ पे, कर्नाटका में है, तो वहीं का जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मिलिट्री ग्रेड जियोस्पेशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर इन अप्रैल 2024? फर्स्ट मिलिट्री ग्रेड स्पेशल सैटेलाइट है ये, ठीक है। तो भूस्थानिक उपग्रह है, तो इसका नाम है TSAT-1A, ओके। अगला है, द मिडल पेलियोलिथिक कल्चर फेज इन इंडिया characterized by dash and widespread use of fire lasted from about 165,000 BP to 131,000 ईयर BP। तो इसमें क्या कहा गया है, मिडल पेलियोलिथिक कल्चर फेज की, यानी कि जो मध्य पुरापाषाण संस्कृति है जिसमें अगर आपने देखा होगा तो आग का उपयोग हुआ है, और जो ये फेज माना गया है 1,65,000 वर्ष ईसा पूर्व से 31,000 ईसा पूर्व तक जो है ये चला है। तो ये किससे जो है जुड़ा है, ठीक है। तो फ्लेक टूल्स जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? फ्लेक टूल्स।
नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन 126th बिल एक्सटेंडेड पॉलिटिकली रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST बाय टिल 2020-30, तो 10 ईयर की जो है इसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर अंडर आर्टिकल 243I ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। Who among the following received the 2023 द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचिंग इन चेस डिसिप्लिन? यहाँ पे देखो 2023 का पूछा गया, 24 का नहीं 23 का, तो RB रमेश जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द हेमिक्रोडेट बिलोंगिंग टू सुपरफाइलम ऑफ ड्यूट्रोस्टॉम बिलिटेरियन एनिमल इज। देखो इसमें जो है पूछा गया है कि ड्यूटोरोस्ट्रोम बेलिटेरियन जानवरों के सुपरफाइलम से संबंधित जो है हेमिकॉर्डेट बताना है, तो वो हो जाएगा सेकोग्लोसस कोवालेवोस्की। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखो हेमिकॉर्डेट क्या होते हैं? जो समुद्री जीव होते हैं उनका एक तरीके का ग्रुप होते हैं, संघ होती है, जिसको जो किसका हिस्सा होती है? सुपरफाइलम ड्यूटेरोस्टेमिया का जो है हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा सेकोग्लेकस कोवालेवेस्की का। ठीक, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी इन इंडिया? तो वो हो जाएगी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑफिस, NSSO। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट? तो राइट आंसर होगा इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी को किस में? केमिकल एनर्जी में। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द नौजवान भारत सभा फॉर्म्ड बाय भगत सिंह एंड हिज रिवोल्यूशनरी कॉमरेड टू रन द एक्सट्रीमिस्ट नेशनल मूवमेंट ऑन एन आइडियोलॉजिकल बेसिस? तो राइट आंसर हो जाएगा नौजवान भारत सभा कब बनी थी? 1926 में। ओके, विच इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? तो जो भी इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंक कौन सी रही है? तो 10वीं जो है इंडिया की रैंक रही है। ठीक, चलिए अगला देखिए, विच प्रोडक्शन concept in microeconomics suggests that the firm should use a combination of input in such a way that the marginal product per rupee spent on each input is the same? तो least cost combination जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, which Jain festival known as the festival of forgiveness involve fasting, prayers and seeking forgiveness for past deed? तो ये हो जाएगा पर्युषणा। जैसे पहले अगर आपने पेपर देखा होगा तो उसमें पूछा गया था कि पर्युषणा जो है ये किसके द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो जैनों का जो है ये त्यौहार है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू इंडो आर्यन फैमिली ऑफ लैंग्वेज? तो इंडो आर्यन फैमिली जो है ये पंजाबी हो जाएगा। तमिल, मलयालम, कन्नड़ ये द्रविडियन फैमिली से रिलेटेड होंगी। Okay. In which year was the 42 Amendment Act passed, which changed the description of India from a sovereign democratic republic to a sovereign socialist secular democratic republic? तो ये मैंने पहले ही बताया, जो प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, वो 42 अमेंडमेंट के तहत हुए थे। और कब हुआ था? 1976। ये मैं ऊपर आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द लोवेस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर सेंसस? सबसे लोवेस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कहाँ पर हुई? तो वो थी नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो दशकीय वृद्धि होती है सबसे कम, वो कौन सा रहा राज्य? नागालैंड रहा। ठीक है, इसमें नेगेटिव में जो है जनसंख्या चली गई थी -0.5%। ठीक, तो नेगेटिव था इसमें। चलिए अगला देखिए, विच फैक्टर हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज ए की ड्राइवर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया डिस्पाइट एफर्ट्स टू प्रमोट फॉर्मलाइजेशन? तो ओके, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा फैक्टर है जो आइडेंटिफाई करता है इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखो इसका मतलब क्या है इनफॉर्मल सेक्टर का? अगर आप देखेंगे यानी कि भारत में जो अनौपचारिक जो क्षेत्र हैं
उसमें रोजगार के रूप में जो है जिसकी जो पहचान करता है, तो वो है रेगुलेटरी बर्डन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ द गुप्ता रूलर इज मिसमैच्ड? तो अलागढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्ता से बिल्कुल सही है। अगर आप देखेंगे भीतरी जो अभिलेख हैं, भीतरी पिलर, ये स्कंदगुप्ता से रिलेटेड है। मथुरा स्टोन इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है। तो जो मिसमैच है वो है जूनागढ़ का जो अभिलेख है कि ये जो है कुमारगुप्ता से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जूनागढ़ के जो अभिलेख है वो रुद्रदमन से, रुद्रदमन जो प्रथम है उससे संबंधित है, ना कि कुमारगुप्ता से। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें इसको मिसमैच जो था बताना था। ठीक, तो याद रखने आपको, देखो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त से संबंधित है। इलाहाबाद के जो स्तंभ शिलालेख है, भीतरी स्तंभ शिलालेख अगर पूछा जाता है तो स्कंदगुप्त हो जाएगा। मथुरा का पत्थर शिलालेख पूछा जाता है तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, सांची शिलालेख अगर पूछा जाए तो वो भी किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है। जूनागढ़ अभिलेख पूछा जाता है तो वो किसका हो जाएगा? रुद्रदमन प्रथम से जुड़ा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करता है और मंत्री परिषद के साथ संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। मैच करना है फॉलोइंग रिवर विद द स्टेट दे ओरिजिनेट इन। तो गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? उत्तराखंड से। तो गंगा का जो है सेकंड है, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन था तो इसमें आप डायरेक्ट आंसर इसमें लगा सकते थे। कृष्णा अगर आप देखेंगे तो कृष्णा महाराष्ट्र से। चंबल की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से, और कावेरी जो है कर्नाटका से। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322 में कौन सा प्रावधान किया गया है? तो लोक सेवा आयोगों के व्यय का। नेक्स्ट है, मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ। मेंडल ने जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, यानी कि जो स्वतंत्र वर्गीकरण का जो नियम दिया था वो किस पर जो था बेस्ड था? तो राइट आंसर हो जाएगा डाई हाइबर्ड क्रॉसेस पर। ठीक है, डाई हाइबर्ड क्रॉसेस जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संवैधानिक सुधारों के लिए भेजे गए निम्नलिखित में से किस मिशन ने भारत को डोमिनियन स्टेट्स की पेशकश की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? 1942 में, क्योंकि कैबिनेट मिशन तो इसमें आया था 1946 में। ठीक, तो क्रिप्स मिशन जो था 1942 में आया था और इसी ने जो है भारत में डोमिनियन स्टेट्स की जो थी पेशकश की थी। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कुकिंग फ्यूल इजिली अवेलेबल टू द पुअर फॉर यूज? तो फायरवुड एंड काउ डंग केक। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? तो ये किस में है? आर्टिकल 326 में। ठीक है, क्या है इसमें? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखो मतलब क्या है इसका वो देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये किस उसमें है ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 326। और मत देने का जो भी वो है उसके लिए एज कितनी है? कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष जो है होनी चाहिए। ओके, और एक और पूछा जाता है कि मतदान की जो ये आयु है पहले 21 वर्ष होती थी, ये घटाकर 18 किस संशोधन के तहत की गई थी? तो 61वें संशोधन। कौन सा संशोधन? 61वां संशोधन। फिर क्वेश्चन आता है कि 61वां संशोधन हुआ कब था? तो 1988 में। इसमें क्या था ना, 1988 में जो 61वां संशोधन हुआ उसके तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष जो थी कर दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में हुए उस अभियान का नाम क्या है जिसका उद्देश्य वनाग्नि और प्रदूषण को कम करना है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीरूल लाओ
पैसे पाओ। तो सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। तो पीरुल क्या है इसमें, देखो जो चीड़ के पत्ते होते हैं ना, चीड़ के, उनको जो है पीरुल कहा जाता है। उनको इकट्ठा करके जो है ग्रामीणों को जो है रोजगार जो है प्रदान किया जाएगा, तो उससे रिलेटेड है ये कुछ। तो पीरुल लाओ पैसे पाओ, ऐसा कुछ जो है ये नाम है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का पर्व गणगौर किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर पर्व मनाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में मध्य साम्राज्यों की कालानुक्रमिक अवधि क्या है? मध्य साम्राज्यों की, देखो यह काल मौर्य पतन के बाद शुरू हुआ और लगभग 1200 ईस्वी में समाप्त हुआ, जो लगभग 1500 वर्षों तक जो था चला था। तो सही हो जाएगा ये वाला। मौर्य पतन के बाद शुरू हुआ था और 1200 में ईस्वी में समाप्त हुआ और 1500 वर्षों तक जो ये चला था। तो ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। दो जो है यहाँ पे दिए गए हैं कि और करेक्ट बताने कौन से हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343(1) द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा है, यानी कि राजभाषा जो है वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी, हमारी कैसी है? राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, दूसरा है अकॉर्डिंग टू, और ये आर्टिकल याद रखिएगा लैंग्वेज के बारे में 343(1) में है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 348(1) ऑल सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग एंड एवरी हाई कोर्ट प्रोसीडिंग शैल बी इन इंग्लिश। इसके अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में जो भी कार्यवाही होगी वो सारी की सारी अंग्रेजी में होगी। तो ये वाला जो कथन है ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट लिटरेट यूटी इन इंडिया। लिस्ट लिटरेट पूछा है इसने, जो सबसे कम साक्षर है, जहां पे कम साक्षरता है, किस यूनियन टेरिटरी में है? वो हो जाएगा दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, राइट आंसर दादर नगर हवेली होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक नेम फॉर द रिएक्शन दैट लीड टू फूड स्पॉइलेज। तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी जो है इसको बोला जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी का आकलन करने का प्रयास। देखो स्वतंत्रता से पहले बहुत बार ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी जब हम लेटेस्ट के ही क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें भी आया था क्वेश्चन। तो दादा भाई नौरोजी। व्हाट जनरेट फैक्टर पेमेंट इन द इकोनॉमी? तो प्रोडक्शन प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में हिंदू महीने भाद्रपद के 16वें दिन मनाया जाने वाला फूलों का त्योहार है? तो फुलाइच। ठीक है, द शारदा सीजन कम्स इन विच मंथ ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर? तो सितंबर एंड नवंबर। Who among the following became the first Indian bowler to take 350 T20 wickets in 2023? तो युजवेंद्र चहल। Okay, what is the name of India's first government-backed OTT platform launched by Kerala? तो सी स्पेस जो है उसका नाम है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन? ओके, पहला इंडियन स्पेस बेस्ड मिशन जो है, जो किसके लिए? जो सूर्य है उसकी स्टडी के लिए जो था बनाया गया, तो वो है आदित्य L1। Which article state the composition of parliament consisting of both the house and the president? Okay, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद है उसके बारे में जो है, मीन संशोधन जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। तो संसद के बारे में किसमें है? तो आर्टिकल 79। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सरला आपको याद रखना है। संसद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। ठीक है, तो आर्टिकल 79। Who traditionally delivers the speech on the evening of Republic Day in India? तो कौन डिलीवर करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। During baking, what enzyme is added to flour to convert starch into small dextrine that are then fermented by yeast? तो किसको ऐड किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए, किस एंजाइम को? तो अल्फा एमेलाइज। ठीक है, Which national festival marks the adoption of Indian Constitution and is observed on 26 November? तो Constitution Day।
निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में पहली पूरा पाषाणकालीन शिल्प आकृति की खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। In which year did the first partition of Bengal bring that prominence to the brink of open rebellion? तो आपको पता है बंगाल का जो भी वो हुआ था विभाजन, वो 1905 में हुआ था, तो 1905 में। In which year did the Supreme Court issue a notice to the government of India asking about its plan to teach fundamental duties to citizen of country? कब जो था नोटिस किया था गवर्नमेंट ने इसको? 1998 में। Which of the following climate type prevail in the Indian subcontinent? तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट ऊपर आ भी चुका है ये। Who among the following is the ex officio chairperson of Business Advisory Committee in Parliament? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर। Sorry. What was the population of Christian in India as per census 2011? तो 2.78 करोड़। According to the RBI rule with respect to microfinance institution, any rural borrower of microfinance is someone whose annual household income does not exceed तो rupees 1.25 lakh. In April 2024, which grandmaster from India became the youngest winner of the FIDE candidate tournament in Toronto? तो सबसे जो कम उसका ग्रैंड मास्टर बना है वो कौन है? डी गुकेश। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कंपोनेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट? जो ग्रामीण विकास है उसमें जो की कंपोनेंट है वो क्या है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट ए न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड क्लासिकल लैंग्वेज? तो 2004 में सबसे पहली जो बनी लैंग्वेज वो थी तमिल। ठीक है, और अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें तो 5 और नई लैंग्वेज को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। तो टोटल जो है कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है अभी प्रेजेंट में? तो 11 है। ठीक। इन अक्टूबर 2024 विच इंडियन सिटी बिकेम द फर्स्ट टू विन ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिटीज ऑल्सो नोन एज संघाई अवार्ड? तो तिरुवनंतपुरम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपब्लिकन स्टेट वॉज लोकेटेड इन आगरा जयपुर रीजन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो अर्जुनायंस जो है करेक्ट होगा। द प्रिवेंटिव फूड सेफ्टी सिस्टम स्टार्टेड इन द 1960s, HACCP। देखो ये क्या है? HACCP 1960 में जो है ये फूड सेफ्टी सिस्टम जो था शुरू किया गया था। इसका जो है अगर आप पूरा देखेंगे तो हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, मतलब खाद्य जो खाने वाली चीज़ है उनको प्रिवेंट करने से रिलेटेड है। मीन्स खाद्य पदार्थों में जो भी खतरे होती है उसकी पहचान जो है ये करती है। ओके, तो ये शुरू की गई थी 1960 में। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो दक्कन प्लेटो, दक्कन के पठार को करती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज पर द UNDP? ओके, नॉट ए डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के उसमें जो डायमेंशन है कौन कौन सी? एजुकेशन, हेल्थ और इनकम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पॉपुलर एन्यूमरेशन द सेकेंड फेज ऑफ सेंसस 2011 वॉज कंडक्टेड इन विच मंथ ऑफ 2011? तो फरवरी में जो था दूसरा जो भी वो था दूसरा चरण जनसंख्या का वो आयोजित किया गया था फरवरी मंथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द पब्लिकेशन 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन मार्च 2025। एज पर द रिपोर्ट इंडिया स्टूड एज द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन ग्लोबली। तो किस नंबर पे है? फर्स्ट नंबर, 5th नंबर पे है, सॉरी, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोलिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? तो विटामिन बी का जो अलग एक और नाम है वो है फोलिक एसिड। स्प्री 2025 a time bound scheme launched to register and registered employees and workers under the ESI Act was initiated by which of the following organization? तो राइट आंसर हो जाएगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन ए यूक्रियोटिक सेल। तो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो होता है ना, ये यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो राइबोसोम आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज द इक्वेबल क्लाइमेट कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर टेम्परेचर कॉमनली फाउंड। तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। मतलब इसमें देखो क्या पूछा गया है कि भारत के कौन से क्षेत्र है जहाँ पे गर्मी और सर्दी के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, यानी कि लगभग जो टेम्परेचर होता है ना वो सारा साल मतलब पूरा साल सेम ही रहता है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट यानी कि जो ये नीचे वाला एरिया है प्रायद्वीप पे पठार वाला, इसमें जो है टेम्परेचर लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट डज द तिब्बतियन फेस्टिवल गुथोक सिग्निफाई। यानी गुथुक जो है ये किसको सिग्निफाई करते हैं? तो ब्रेनिशिंग द एविल स्पिरिट फेस्टिवल, यानी कि बुरी आत्माओं को भगाने का जो है ये त्योहार है गुथुक या गुटोक जो है इसको बोला जाता है। तो ये बुरी आत्माओं को भगाने का त्योहार जो है माना जाता है। इसी को जो है जो तिब्बती नववर्ष कौन सा होता है? लोसार महोत्सव। ठीक है, उसकी पूर्व संध्या पर जो है ये मनाया जाता है गुटोक। ठीक, चलिए, विच कॉम्पोनेंट इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी में जो है किसको इंक्लूड किया जाता है? तो नेट एक्सपोर्ट को इंक्लूड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनिशिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1973। तो केशवानंद भारती केस। द शुंग डिनेस्टी वॉज फॉलोड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि शुंग डिनेस्टी के बाद कौन सा जो डिनेस्टी आया? तो कण्व वंश आया था। In respect to Arunachal Pradesh, governor has special responsibility under which article of the Constitution of India with respect to law and order? तो article 371H। ठीक है, मतलब एक विशेष प्रावधान दिया गया है किस उसमें, ये पूछा गया था। The thunderstorm in the Assam Valley that occur in March and April are locally known by which of the following name? तो किस नाम से जो है उसको जाना गया? बोर्डो सिला। ठीक है, Who among the following challenged the Hindu society on the issue of idolatry and women education? तो स्वामी दयानंद। The Husangi Paleolithic site is located in which Indian state? हुसंगी के बारे में पूछा है कि जो ये पेलियोलिथिक साइट है हुसंगी, ये कहाँ पर जो है थी? तो कर्नाटका स्टेट में जो है ये लोकेटेड है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या है? इनकम दैट इज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल आफ्टर ऑल टैक्सेस है, मतलब सारे टैक्स पे करने के बाद जो इनकम बचती है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के पास, उसको डिस्पोजेबल इनकम जो है बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में अगर आप पूछेंगे तो व्यय योग्य आय। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच पोर्टल एम्ड एट रिप्रेजेंटिंग इंडियन वुमेन and girl in science, technology, engineering, mathematics and medicine was launched by principal scientific advisor to the government of India in Feb 2024। ओके, कौन सा मतलब किस पोर्टल का जो है एम है? रिप्रेजेंटिंग इंडियन वुमेन्स एंड गर्ल इन साइंस। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिक और नवाचार पोर्टल करके जो है एक पोर्टल बनाया गया है। उसका एम जो है इंडियन वुमेन और गर्ल्स को साइंस में रिप्रेजेंट करने से रिलेटेड होगा। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन एवरी स्टेट। यानी कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है वो किस उसमें है? तो ये है पार्ट 9 में। ठीक है, किस उसके तहत जो था त्रिस्तरीय को जोड़ा गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो था इसको जोड़ा गया था। कौन से संशोधन के तहत पूछा जाए तो 73rd अमेंडमेंट के तहत जो था इस भाग 9 को जोड़ा गया था। ठीक है, तो
तो ये याद रखना है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल अगर पूछा जाए तो 243 से लेकर 240 तक जो है पंचायती राज संबंधित हो जाएगा। आर्टिकल 243 से 243 भाग पूछा जाए तो भाग 9 है। अमेंडमेंट पूछा जाए तो 73rd है। 73rd अमेंडमेंट हुआ कब था? 1992। समिति पूछा जाए तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगी। ठीक है, ओके अगला देखिए, द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पदम संभव द फाउंडर ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म, इन विच मंथ इज द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ओके देखो ये याद रखो, हेमिस जो त्योहार है ये सबसे पहले तो लद्दाख में मनाया जाता है। किससे रिलेटेड है? गुरु पदम संभव की एनिवर्सरी से संबंधित है। और ये मनाया किस महीने में जाता है? तो जून और जुलाई के महीने में, यानी कि जून के आखिर में और जुलाई के शुरू में जो है ये मनाया जाता है। और 10 दिन का जो है ये नहीं 10 दिन का नहीं होता है। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखो, जून के अंत और जुलाई के शुरुआत में जो है ये मनाया जाता है। Which of the following script is the official recognized script of the पंजाबी लैंग्वेज? पंजाबी लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है? गुरुमुखी है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। Which of the following small institution was established to provide and regular credit of agriculture, small scale industries and rural? रूरल की जब भी बात आएगी, एग्रीकल्चर की जब भी आएगी तो नाबार्ड का नाम आपको याद रखना है। नेशनल बैंक फॉर रेगुलर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना अगर पूछे जाए तो 1982। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस जो कि जुलाई और अगस्त के एग्जाम में पूछे गए थे डीएसएसबी के। ओके, ये पार्ट 2 कह सकते हैं क्योंकि नई की जो थी वो डाली गई थी डीएसएसबी के द्वारा, तो उसी में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डेली टारगेट बैच है, कुछ ना कुछ टारगेट आपको दिया जाता है जहाँ पे आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। 15 डेज का टारगेट हम उसमें लेके चले थे। ठीक है, 15 दिन में पूरा सिलेबस होगा, उसके बाद प्रैक्टिस होगी, साथ साथ रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए भी जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं 20। ठीक है, तो वो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।